मेरे कहने से सिर्फ शुरू के 5 मिनट तुम ये वीडियो देख लो और तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि कितनी आसानी से मैंने तुम्हारे को ये हेडिंग और सब हेडिंग याद करा दी इसी वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका मनन भैया। और आज के इस वीडियो में मेरे भाई मैं तुम्हारे को हेडिंग और सब हेडिंग याद करा कर ही जाने वाला हूं, तो इसकी टेंशन मतलब 4 नंबर तुम्हारे आज पक्के हो जाएंगे। अगर अभी कॉपी पेन लगाकर नहीं लिख सकते हो तो बाद में लिख लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे। एक एक चीज मैं कॉन्सेप्चुअली तुम्हारे को बताने वाला हूं, सिर्फ सुन लो, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं सुन लो। क्या हेडिंग है, क्या सब हेडिंग है, पेपर में क्या आता है। कई बार क्या होता है, हेडिंग और सब हेडिंग हमें नहीं लिखनी होती, हमें लिखनी होती है एक लैंग्वेज। तो वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें हमें लैंग्वेज लिखनी होती है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो कॉपी पेन से अभी लिख लो या बाद में जब टाइम लगाए तब जरूर लिखना, तुम्हारे बहुत ही बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, जो पार्टनरशिप में हमने बैलेंस शीट सीखी थी उसी फॉर्मेट में ना मैंने कंपनी की बैलेंस शीट बना दी। अब ये देखो ये देख कर ना तुम्हें बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी। देखो सबसे पहले एसेट साइड देखो, जो हमारी राइट साइड एसेट्स होती थी, यहां पर पहले पहचानो हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। ऊपर मैंने लिख दिया, जो व्हाइट कलर से तुम्हें दिख रहा है ना वो सारा क्या है, हेडिंग है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो क्या है, सारा सब हेडिंग है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ या तो वो हेडिंग पूछने वाला है या फिर वो सब हेडिंग पूछने वाला है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हेडिंग और सब हेडिंग में फर्क क्या है और ये होते क्या है। ठीक है, बस यही हमें याद करना है। इस पेज पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, यही तुम्हें याद करना है। इसके बाद जो भी चीज है वो तो हमें क्वेश्चन पेपर में मिलती है, जो भी आपको एग्जाम्पल होता है ना क्वेश्चन पेपर में हमें मिलता है, हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले देखो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है। ये जो व्हाइट कलर में लिखा है ये है हेडिंग। ठीक है, और इसके अंदर देखो कि नॉन करंट एसेट में आता क्या है। नॉन करंट एसेट क्या होती है, जो एसेट्स हम 1 साल से ज्यादा रखते हैं, जो बिजनेस में हम लॉन्ग रन के लिए रखते हैं। तो किस टाइप की एसेट रखेंगे, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, लाइव स्टॉक हो गया। ठीक है, जैसे फार्मिंग वगैरह का जो काम करते हैं उनको जानवर की जरूरत पड़ती है, जानवर मतलब लाइव स्टॉक। तो इन सबको किस कैटेगरी में डालना है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, और एंड इंटेंजिबल एसेट, ये इसका पूरा नाम है। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कभी कभी हमने मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, वहां पर पैसा लगाया, तो वो क्या हो जाएगी, लंबे समय की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आपको आ गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो उसकी ग्रीन कलर वाली क्या है, सब हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग क्या है, नॉन करंट एसेट। आया समझ। आपको चीजें पेपर में मिलेंगे, आपको तो यही याद करना है सिर्फ। ठीक है, अब देखो करंट एसेट होती है शॉर्ट टर्म एसेट, जो मेरे को 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट करनी पड़ती है या कन्वर्ट हो जाती है अपने आप। ठीक है, जो हमारा काम है। ठीक है, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेंट्री हो गया। इन्वेस्टमेंट देखो दोनों जगह करंट लिखा है तो करंट में डाल देंगे, नॉन करंट होगा तो नॉन करंट में होगा। क्वेश्चन में बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा तुम्हारे को, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, सब याद हो जाएगा। इस वीडियो में सारा काम तुम्हारा वीडियो में ही डन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भाई लाइबिलिटीज साइड पे। देखो कंपनी में लाइबिलिटीज में एक चीज होती है शेयर्स। ठीक है, आपने पार्टनरशिप में क्या पढ़ता है, लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। कंपनी में बस एक चीज और होती है, शेयर्स, जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। तो इस साइड की हेडिंग क्या है, जो व्हाइट कलर से लिखा है, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये हेडिंग्स है। ठीक है, सब हेड्स क्या हो गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे सब हेड के शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल एक्सेट्रा, इसके बहुत सारे सब हेड हैं, अभी सारे मैं डिस्कस कराऊंगा। तो मोटा मोटा तुम्हारे हेड्स कितने हेड्स हैं, 5। यहाँ पर देख लो 5 हेड्स हैं। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, 3 हेड उस साइड के हो गए, 2 हेड्स इधर है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो टोटल हमारे पास कितने हेड्स हो गए, 5 हेड हो गए। सब हेड्स तुम्हारे को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम सब हेड्स देखोगे ना, मैं सबके सब हेड्स दिखाऊंगा, तुम्हें अपने आप याद होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो होता है वो कहां होता है, पेपर में आता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सारे सब हेड्स के अंदर यानी कि पेपर में वो हमसे क्या पूछेगा वो सारी चीजें अब हम समझेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड आपका व्हाइट से लिखा आपका हेड है और इसके अंदर 2 ही सब हेड आते हैं जो हमारे काम के हैं। वैसे इसमें और भी आते हैं बट हमारे काम के नहीं है, पेपर में तुम्हें जो आएगा वही बता रहा हूं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या है, सब हेड है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या, सब हेड है। आपको बस यही याद करना है। अब पेपर में क्या आएगा ना वो जरा समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल, हमने कंपनी अकाउंट चैप्टर पढ़े, जितने भी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ऐसे अगर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, जो भी हमारे शेयर चैप्टर में हमारे टर्म्स थी, बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर। अगर क्वेश्चन में आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में इनमें से कोई भी टर्म आ गई, तुम्हारा आंसर क्या होगा,
सब हेड होगा शेयर कैपिटल और मेन हेड क्या होगा, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये जो येलो से लिखा है ये तो तुम्हारे पेपर में आएगा, ये नहीं याद करना होता, ये बस समझना होता है कि अगर ऐसा आएगा तो कहां पे हमें चीजें डालनी है। तो शेयर कैपिटल मतलब शेयर रिलेटेड, तो यहां पे देखो सारी इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आएगा, ये इसका सब हेड हो गया शेयर कैपिटल और ये हो गया हेड। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस, देखो नाम में रिजर्व लिखा है, जितने भी तुम्हारे रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसके भी लास्ट में रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जितने भी रिजर्व हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद में आजकल हम रिजर्व नहीं लिखते, बट वो आएगा इसी कैटेगरी में, रिजर्व एंड सरप्लस में। सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये आपका सरप्लस है। ठीक है, लेकिन हमें सरप्लस है और रिजर्व में अलग अलग नहीं बताना होता, हमें ज्वाइन करके ही बताना है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट मतलब लॉस। ठीक है, अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो ना रिजर्व लिखा है ना सरप्लस लिखा है, लेकिन अगर आ जाए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये पेपर में लिखा होगा, जो भी येलो में लिखा है तुम्हारे पेपर में लिखा होगा, तो आइडेंटिफाई क्या करोगे, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, हेड शेयर होल्डर फंड। ठीक है, व्हाइट वाला हेड है, ग्रीन वाले सब हेड है, आपको सिर्फ यही याद करना है, ये जो येलो में लिखे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग सारे हेड्स और सब हेड्स आने वाले टॉपिक्स के कवर करेंगे। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी हेडिंग की तरफ। ठीक है, पहली हेडिंग क्या थी, शेयर होल्डर फंड, दूसरी हेडिंग क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी हेडिंग है, व्हाइट से लिखी हेडिंग है, ये जो आपको जो भी दिख रही है इसके सब हेड्स हैं, हमें सिर्फ यही याद करना है कि हेड क्या है और सब हेड के, ग्रीन वाले क्या है, सब हेड है। तो नॉन करंट लायबिलिटी होती कितनी तरह की, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। आपको पेपर में ये नहीं लिखाएगा, आपको पेपर में गिवन होंगे इनके एग्जांपल्स, तो हमें जस्ट आइडेंटिफाई करने एग्जांपल्स के। ठीक है, सबसे पहले देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या एग्जांपल है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट या इवन बैंक लोन भी लिखा हुआ आ सकता है, बैंक लोन में हम लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं। तो डिबेंचर्स, बॉन्ड तुम्हें हमेशा से पता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग मतलब ऐसा कर्जा जो कंपनी के ऊपर है जो 4-5 साल तक तो चुकाना ही नहीं है, लंबे समय तक नहीं चुकाना। ठीक है, बहुत आराम से चुकाना है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बोरोविंग मतलब पैसा बोरो करना। ठीक है, तो अगर पेपर में आ गया डिबेंचर कि इसका हेड सब हेड बताओ, अगर आ गया पेपर में डिबेंचर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और ऊपर क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी उसका हेड में। ठीक है, आया समझ। अब देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, पेपर में आपको आ सकता है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी। देखो मैं मीनिंग बता दूं ताकि तुम्हें याद करना आसान हो। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी होता है जैसे कोई एम्प्लॉय फर्म वगैरह छोड़ता है ना, तो या रिटायर करता है, तो उसको एज अ थैंक यू हम एक पैसा अमाउंट देते हैं, एक लमसम अच्छा खासा अमाउंट देते हैं कि भाई तुमने हमारी कंपनी में 10 साल 15 साल काम किया। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी होगी। प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव मतलब कंपनीज में क्या होता है, आपको ना पेड लीव मिलती है कि भाई अगर आप छुट्टी मारोगे ना तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी ही ना मारे, सारा साल वो छुट्टी ही ना मारे, तो जितनी भी उसकी छुट्टियां होती है ना, उसका जो भी एक अमाउंट बनता है वो उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर वारंटी, जैसे प्रोडक्ट वगैरह की वारंटी वगैरह होती है, तो कल को कोई क्लेम मांगने लग जाए तो दिक्कत होगी ना, तो प्रोविजन फॉर वारंटी। ठीक है, तो ये सारी क्या है तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब पेपर में क्या आएगा भाई, पेपर में आपको लिखा हो जाएगा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, इसका हेड और सब हेड बताओ। तो सब हेड क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हेड क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। आया समझ। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो येलो से लिखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं याद करना, इसको ध्यान से रीड कर लो, ये पेपर में गिवन होता है। ठीक है, आपको सिर्फ हेड सब हेड बताने हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद कह रहा है अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग के एग्जांपल देखो, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें आसानी से बुक में मिलेंगी नहीं ये चीजें। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगर लिखा हुआ आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर क्या है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स यानी कि सब हेड, और मेन हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। सिमिलरली एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, लेकिन ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म वो मेंशन करेगा। ठीक है, ये एज इट इज मेंशन करेगा, तभी आप यहां पर इसको पुट करोगे। सब हेड क्या है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और मेन हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग, करंट लायबिलिटी। और मेरे भाई तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ढूंढ कर, तुम रजिस्टर पे नोट डाउन कर लो, सिर्फ 2-3 पेज में आ जाएगा सारा, और हेडिंग सब हेडिंग तुम्हारे 4 नंबर आराम से पक्के हो रहे हैं। तो भाई लिखो जरूर, ठीक है, सिर्फ देखो मत, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले बात करेंगे करंट लायबिलिटी हेड है। करंट लायबिलिटी मतलब ऐसे कर्जे
जो हमें बहुत जल्दी चुकाने, यानी कि 12 महीने के टाइम पीरियड में हमें चुकाने, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन से एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सबसे पहला सब हेड क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इसमें एग्जांपल देखो, आपको जो येलो में लिखा है पेपर में है, एग्जांपल क्या है? लोन रीपेबल ऑन डिमांड। लोन रीपेबल ऑन डिमांड मतलब आपसे कभी भी पैसे वापसी मांग सकता है। तो अगर कभी भी पैसे वापसी मांग सकता है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम का ही कर्जा होगा, तभी तो वो कभी भी पैसे मांग लेगा, ठीक है। तो ये इसकी एक तरीके से निशानी होगी कि लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, यानी कि शॉर्ट टर्म का कर्जा है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस। मान लो तुम्हारे अकाउंट में 0 रुपीज है, फिर भी तुमने किसी को पैसे दिए, मान लो 500 रुपए दिए, तो अब तुम्हारे अकाउंट में कितने हो जाएंगे? -500। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, ठीक है। कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट मतलब कोई लॉन्ग टर्म डेट मतलब डिबेंचर है, उसको तुम्हारे को ना पे ऑफ करना है। जैसे डिबेंचर है 10 लाख का, तो अगर तुम उसमें से 1 लाख के डिबेंचर चुका रहे हो आने वाले 12 महीने में, तो वो जो 1 लाख के तुम चुका रहे हो आने वाले 12 महीने में, उसको बोलेंगे करंट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब अब वो मैच्योर हो गया, पेमेंट करने का वक्त आ गया है ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा भाई? तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज। अगला है ट्रेड पेबल। देखो ट्रेड पेबल तुम्हारे होते थे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ना आपको पेपर में ही लिख देगा ट्रेड पेबल, बोलेगा अब इसका हेड सब हेड बताओ, तो इसके सब हेड में भी तुमने भी ट्रेड पेबल लिख देना है, ठीक है। ये ध्यान से सुन लो, पेपर में भी ट्रेड पेबल आ जाएगा, तुम इसके सब हेड में ट्रेड पेबल लिख देना और हेड में वही अपना करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझ लो, लेकिन ट्रेड पेबल की जगह क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ट्रेड क्रेडिटर्स बोला जाता है, ठीक है। अगला है अदर में, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा भाई? इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। कौन सी? अनपेड डिविडेंड या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो कहां जाएगा आंसर? अदर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। देखो अनपेड डिविडेंड का मतलब समझ लो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने डिविडेंड दिया, कंपनी ने डिविडेंड दिया, प्रॉफिट बांटा, लेकिन कुछ कुछ अकाउंट होल्डर या डिविडेंड जिनके पास जाना था उनके बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक है। डोरमेंट अकाउंट हो जाते हैं किसी रीजन से, तो उनके अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं पाई, तो अब इसका मतलब ये नहीं कंपनी का वो प्रॉफिट हो गया, वो एक अनक्लेम्ड डिविडेंड हो जाएगा कि भाई हम बाद में देंगे, जब वो बंदे का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा या वो नया अकाउंट लिंक वगैरह करेगा तो बाद में उसको डिविडेंड पहुंचाया जाएगा, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस कहां जाते हैं ये पता होना चाहिए, कॉल्स इन एरियर कहां जाते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या है? अदर करंट लायबिलिटी सब हेड, हेड क्या है? करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इसी में जाते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेबल, ईपीएफ, इसको शॉर्ट में ईपीएफ भी आ सकता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेबल, इसी में जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, उस टाइम समझ ही नहीं आएगा कहाँ जाना है, ठीक है। ये कौन सा है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल। प्रोराटा में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आ जाता था, जो हम इश्यू ऑफ शेयर्स की सेकंड एंट्री में रिफंड नहीं मारते थे, वो वाला पैसा, ठीक है। जब एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो जाता था ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो वो रिफंड करते थे। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। देखो मान लो हमारे ऊपर लोन चढ़ा है 1 जनवरी को, और ये मुझे चुकाना है कब? ये मुझे चुकाना है लेट से अगस्त 1 को, इस पे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। इंटरेस्ट इसको पे करना है इस दिन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, जनवरी 1 को मैंने लोन चढ़ाया है अपने सर पे और इंटरेस्ट पे करना है मुझे अगस्त 1 को। अब कहानी ये है कि मार्च 31 को ना आपको अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं, तो मार्च 31 को 3 महीने का इंटरेस्ट बन चुका होगा, क्योंकि मेरे पास लोन जनवरी से, तो जैन फेब मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा अक्रू हो चुका होगा, लेकिन ड्यू नहीं हुआ होगा, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रू तो हो चुका होगा लेकिन ड्यू नहीं हुआ होगा, तो मार्च 31 को ये वाले लोन के हिसाब से 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू, क्योंकि अभी चुकाना नहीं है। चुकाना कब है? अगस्त 1 को, ठीक है। अगस्त 1 जब आ जाएगी तो अब क्या होगा? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, मतलब समझ आया, मार्च 31 की वजह से हमारे को इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू वाली टर्म समझनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, हमें अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद क्या करना है? पेपर में लिखा हुआ आएगा, ये पेपर में लिखा हो जाएगा, ये याद नहीं करना। याद क्या करना है कि ये जाता का है, अदर करंट लायबिलिटी सब हेड, करंट लायबिलिटी इसका हेड। अगला है सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। इसमें कौन सी आएगी भाई? 2 ही आती है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। पेपर में अगर आ गई प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपने आंसर क्या देना है? सब हेड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन और हेड में वही करंट
लायबिलिटी, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा करंट लायबिलिटी सेक्शन भी डन है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। और मुश्किल वाले, जो ट्रिकी वाले हैं, वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ, तो आगे तक देखना और साथ साथ नोट्स याद से बनाते रहना। तो अब बारी आ गई है एसेट्स की, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पे दो ही मोटे मोटे हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहले नॉन करंट एसेट्स समझते हैं, ये तुम्हारा मेन हेड है, और ये जो ग्रीन ग्रीन से तुम्हें दिख रहे हैं, ये है तुम्हारे सब हेड। इसमें सबसे पहला देखो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये तुम्हें याद करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब कि तुम्हारी मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो अपने टैंजिबल एसेट्स थे वो भी इसी में जाएंगी, और जो इनटेंजिबल एसेट थी जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स, वो भी कहाँ जाएंगे, इसी में ही जाएंगे। दोनों टैंजिबल इंटेंजिबल की एक ही आपकी सब हेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स मैंने बता दिया, टैंजिबल प्लस इंटेंजिबल, उसके एग्जांपल, ठीक है। जैसे पेपर में आपको आ गया मशीनरी, बताओ कहाँ जाता है, पेपर में आ गया मशीनरी कि ये बताओ कहाँ जाता है, तो तुमने आंसर में बोलना ये पीपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, ये भी लिखोगे, चाहे मशीन रहेगा तो भी ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इसमें से कोई भी आ जाएगा, ऐसे ही करना है। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, बच्चों को समझ नहीं आता कहाँ जाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है। ये भी तुम्हारे को ध्यान में रखना है कि इसी हेड सब हेड में जाता है। अगला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि तुमने कहीं पर पैसा लगाया है लंबे समय के लिए, ठीक है। कहीं पर पैसा लगाया है लंबे समय के लिए, अगर टाइम पीरियड क्वेश्चन में तो 12 महीने से ज्यादा, समझ जाना। नॉन करंट मतलब 12 महीने से ज्यादा के लिए हमने पैसा लगाया है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या डिबेंचर्स खरीदे, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, इशू नहीं है, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नोट करते जाओ, क्लैरिटी आएगी, तुम लिखोगे ना तुम्हें अपने आप चीजें याद होंगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, खुद सोचो तुम आस पड़ोस में कभी देखोगे किसी ने जमीन ली, ठीक है, तो चांसेस है वो उस जमीन को रखेंगे कई कई साल के लिए, ठीक है। जिसका बिजनेस ही जमीन के, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने वैसे जमीन ली तो चांसेस है वो कई सालों के लिए जमीन रखेंगे। तो ये क्या है, आपकी एक नॉन करंट लंबे समय की इन्वेस्टमेंट है, ये इसका सब हेड है। और आंसर में हेड में क्या लिखोगे, नॉन करंट एसेट्स। आपको सिर्फ व्हाइट और ग्रीन वाला याद करना है, ये येलो में जो मैंने लिखा है ये तो पेपर में तुम्हें गिवन होगा, आया समझ। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें ना मैंने देखा यार बच्चे गलती करते हैं, इसको ना लायबिलिटी में डाल देते हैं, वो लोन वर्ड देखते हैं और कहते हैं लायबिलिटी। देखो आपको यहाँ पे मिलेगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसका मतलब मैंने दूसरों पे कर्जा चढ़ाया है, मैंने उनको पैसे दिए हैं, तो कर्जा उनके ऊपर है, मेरे ऊपर कर्जा नहीं, मेरे लिए तो ये एसेट है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एडवांसेस वर्ड निशानी है कि ये एसेट में डालना है। अब तुम्हें पेपर में आएगा कैपिटल एडवांसेस, मतलब बहुत सारा अमाउंट तुमने किसी को दे दिया, कैपिटल मतलब मोटा अमाउंट तुमने किसी के सर पे कर्जे के तौर पे डाल दिया। लॉन्ग टर्म एडवांस टू कस्टमर या एम्प्लॉइज, और यहाँ पे एडवांस लिखा है, लॉन्ग टर्म लिखा है, तो समझ जाना कि ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस सब हेड है, और हेड है नॉन करंट एसेट्स। सिमिलरली अदर नॉन करंट एसेट्स के तुम्हें एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे को लिख रहा है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। देखो मेरी बात सुनो, ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा करंट एसेट में जाता है नॉर्मली, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल से पहले अगर लॉन्ग टर्म आ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेड रिसीवेबल से पहले लॉन्ग टर्म लिखा हुआ आ गया तो ये तुम्हें अदर नॉन करंट एसेट में डालना है। खाली ट्रेड रिसीवेबल लिखा होगा तो करंट एसेट में डालेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे ही मैंने ये चीज बतानी है, तो ध्यान से लिख लो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल मतलब इंश्योरेंस कंपनी में तुमने क्लेम फाइल करा है और अभी उसे लेना है हमने, वर्तना है मतलब मिलना है, रिसीवेबल मतलब ही मिलना है, तो अदर नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल हो गए। तो इनमें से कोई भी तुम्हें पेपर में आ गया कि भाई पेपर में आया इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो आंसर क्या होगा, सब हेड होगा अदर नॉन करंट एसेट्स, और हेड क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमारा आ गया करंट एसेट्स, ठीक है। इसके बाद ये भी तुम नोट डाउन कर लेना, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें भी वो पूछता है जिसमें ना हेडिंग होती है ना सब हेडिंग होती है और एक लैंग्वेज होती है, तो वो कौन सी चीजें वो भी मैं तुम्हारे को बताऊंगा। तो सारी चीजें नोट डाउन करते रहो, पूरा चैप्टर तुम्हारा अभी एंड होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके पास करंट एसेट है, ये आपका हेड है, ये जो ग्रीन से लिखे ये सब हेड है, ठीक है। पेपर में ये नहीं गिवन होगा, पेपर में गिवन होंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो भाई, करंट इन्वेस्टमेंट के ना मेरे भाई एग्जांपल वही है कि इन्वेस्टमेंट आपने करा है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, लेकिन यहाँ पे मेन कैच है 12 महीने से कम, ठीक है। 12 महीने से कम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करा है। करंट का मतलब ही यही होता है कि शॉर्ट टर्म में जो कैश में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 12 मंथ्स तुम्हारे लिए कीवर्ड रहने वाला है। इन्वेंट्री मतलब कि भाई किस टाइप का स्टॉक है हमारे पास, रॉ मटेरियल, अगर आपको पेपर में रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बन रहा है, ठीक है, जो अभी बना रहे हैं, ठीक है। फिनिश गुड्स मतलब वो सामान जो बेच सकते हैं।
स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, जो हमारा जो स्टॉक है जो व्यापार में ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, जो ट्रेडिंग में हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज चूल, तो तुमने अकाउंटिंग रेशियोज में सुना होगा। तो इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, मान लो उसने बोला लूज चूल बताओ कहाँ आता है, लूज चूल, तो तुमने इसका सब हेड में बोलना है इन्वेंट्री और हेड में बोलना है करंट एसेट, ठीक है। ऐसे ही वो पूछेगा WIP बताओ ये कहाँ जाता है, तो सेम आंसर, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी बिल्कुल सेम है, आपको पेपर में ही बोल देगा ट्रेड रिसीवेबल, क्या बोलेगा, पेपर में ही बोल देगा ट्रेड रिसीवेबल। तो इसके सब हेड में तुमने भी ट्रेड रिसीवेबल लिखना है, ठीक है, वो भी ट्रेड रिसीवेबल बोलेगा, तुमने सब हेड में क्या लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल, हेड में क्या लिखना है, करंट एसेट्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल बनता कैसे, बिल रिसीवेबल या फिर डेटर को जोड़ने से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखो क्या मतलब है कि इक्वल क्या होता है कि कोई चीज उसके बराबर है, इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर है। तो ऐसी चीजें जो कैश तो नहीं है, मतलब करेंसी नोट्स होते हैं ना हमारे, कैश सिक्के और नोट्स, कैश तो नहीं है लेकिन कैश के बराबर है। जैसे बैंक में पैसे होना भी कैश के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। चेक भी क्या है, कैश के बराबर है, जमा कराएंगे इंस्टेंट पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ड्राफ्ट भी चेक जैसा ही होता है, ये भी कैश के बराबर है, ठीक है। ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक्स, तो ये क्या होता है, ईयर मार्क्ड मतलब कि बैंक में पैसे पड़े हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, कोई एक रीजन के लिए यूज करेंगे, ऐसे फ्रीली नहीं यूज कर सकते। तो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज करना होता है, लेकिन वो क्या है, वो बैंक में तुम्हारा पैसे ही है। मतलब मान लो तुम्हारे 2 अकाउंट है, तो एक अकाउंट तुमने रोज के खर्चों के लिए रखा है, एक अकाउंट तुमने रखा है गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कह रहा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगेन लोन वर्ड देख के गलती से भी इसको करंट लायबिलिटी में मत डालना, एडवांसेस वर्ड तुम्हारे को बताएगा कि ये तुम्हारा एसेट है, ठीक है। तो इसमें ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं, ये समझ लेना कि 12 महीने में हमें पैसा वैसा जिससे मिलने वाला है। तो और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, क्वेश्चन में लैंग्वेज ही ऐसी होगी, देखो अगर मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा ना तो क्वेश्चन तुम्हारे को लैंग्वेज ही ऐसी देगा जो तुम बहुत आराम से समझ जाओगे, प्रोवाइडेड तुमने ये नोट्स ठीक से बनाया, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ अगर ये सब कुछ ठीक से लिखा है तो बहुत ईजिली तुम समझ जाओगे। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर कहीं एडवांस में पैसा पे कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो। अक्रूड इनकम, ठीक है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसका मीनिंग होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीवेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है। एडवांस टैक्सेस, अगर पेपर में इनमें से कुछ भी आ गया तुम्हारा आंसर क्या होगा, सब हेड में अदर करंट एसेट्स और हेड में करंट एसेट्स, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने तुम्हें करा दिए। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो इसकी ना हेडिंग है ना सब हेडिंग है, आंसर क्या है, एक लैंग्वेज है। तो ये तो आ गए भाई, अब हम कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट वाले टॉपिक पे, जहां पे हेडिंग और सब हेडिंग आपको एज इट इज नहीं लिखनी, आपको लिखनी है एक लैंग्वेज। इसके अलावा भी एक लैंग्वेज और लिखनी होती है जो इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक एक चीज को नोट्स की फॉर्म में रजिस्टर में बना लो, आज तुम्हारे 4 नंबर पक्के होने वाले इस वीडियो से ही, ठीक है। अब देखो अगर आपको आ गया क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स, ठीक है, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये पेपर में लिखा होगा, याद कुछ नहीं करना। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, इन तीनों में से कुछ भी पेपर में आ जाए तो एक ही आंसर है, ठीक है, और वो आंसर है आपका ये कि आपको ये याद करके जाना है, इन तीनों में से कुछ भी पेपर में आ गया तुमने एक लैंग्वेज लिखनी है, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लायबिलिटी जो पता नहीं हो या ना हो, पता नहीं हो या ना हो। जैसे मान लो हमारे पे ना कोर्ट में केस चल रहा है कि भाई हमारा जो माल है उससे क्या हुआ, लोग खाकर बीमार हो गए, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसे खाने से लोग बीमार हो गए, ऐसा हम पे केस चल रहा है। तो अगर मैं ये केस हार गया तो मेरे को बहुत सारा मुआवजा देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये केस जीत गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। किस चीज पे डिपेंडेंट है ये कंटिंजेंट, किस चीज पे, अगर मैं कोर्ट केस हार गया तो मेरे को पैसा चुकाना है, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब यही है, अगर ऐसा हुआ तो वो एक लायबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी में क्लेम है नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स, ठीक है, अभी हमने उसको डेट नहीं माना। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, हमने बीआर डिस्काउंट करा लिया, अब कल को वो अगर डिसऑनर हो गया तो एक लायबिलिटी बन जाएगी। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, हमने डिविडेंड प्रपोज किया है, अभी दिया नहीं है, देना है या नहीं देना वो एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहां पर पता चलेगा, तो अभी पता नहीं देना नहीं देना, ये सारी चीजें भी लायबिलिटी शायद बने। तो आंसर क्या लिखोगे, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। सिमिलरली ये है कमिटमेंट्स, ठीक है, ये क्या है कमिटमेंट्स। तो यहां पे आपको पेपर में इनमें से कोई भी लिखा हुआ आ जाए, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, ये पेपर में लिखा हुआ आ जाए, इसकी मीनिंग की टेंशन मत लो, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना नहीं है, ठीक है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन कैपिटल अमाउंट। इतनी टेढ़ी लैंग्वेज आ जाएगी तो छोड़कर मत आना। एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स, आपको सिर्फ ये याद करना है, इट इज अ कमिटमेंट एंड इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। ऊपर वाली सेम लैंग्वेज है, यहाँ पे बस क्या था, कंटिंजेंट लायबिलिटी वर्ड था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, कंटिंजेंट लायबिलिटी, यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट, बाकी लैंग्वेज तो सेम है। तो ये जो येलो में लिखा है तो पेपर में आएगा, ये नहीं याद करना, ये तो पेपर में आएगा। तुम्हें सिर्फ इसको 4-5 बारी रीड करना है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इसके नीचे आंसर क्या लिखना है। आंसर जो तुम्हें याद करना है तो बहुत छोटा सा है यार, ये तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा याद करने में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें लैंग्वेज लिखनी है, तो वो कौन सी चीज है, अब बात करते हैं। नेक्स्ट है भैया कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल पहली स्लाइड में, शेयर कैपिटल वाले एग्जांपल में, ठीक है, जब शेयर कैपिटल है और लाइक तुम्हारा शेयर होल्डर फंड्स है, वहां पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन अगर ये आ गया तो इसमें हेड सब हेड नहीं लिखना, इसमें लिखते हैं एक लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज है यार तुम अपने रजिस्टर पे लिख लो और ये याद कर लो, ठीक है। कॉल्स इन एरियर जिन्होंने भी बैलेंस शीट बनाई है ना इश्यू शेयर्स में, उनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अगर तुमने बैलेंस शीट बनाई है तो जो करते थे ना वही लिखा है। कह रहा है कॉल्स इन एरियर इज शोन अंडर शेयर होल्डर फंड्स by way of deduction from subscribed but not fully paid up under subscribed capital। ये लैंग्वेज तुम याद कर लो, और इसके बाहर अब कुछ नहीं जाने वाला, सारा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया है। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इस वीडियो को।